वेक्टर में कुछ पॉइंट्स का जिनका ध्यान रखना है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो किसी भी फ्रेम में जाके हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन कोशिश हम जनरली ऐसे फ्रेम्स फ्रेम्स को लेने की कोशिश करते हैं जिनमें कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। लाइक हम किसी डिस्क में बैठे हैं, उसमें एक होल ऐसे होल करके बना दिया गया है और ये डिस्क घूम रही है कुछ ओमेगा से। तो हम इस डिस्क के सेंटर पे ऐसे बैठ सकते हैं और अगर हम डिस्क को घूमता हुआ देखेंगे तो ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा फ्रेम ले लें जिसमें कि एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है, या वाई एक्सिस मान लो इस तरफ है, एंड ये पूरा एक्स वाई एक्सिस इस डिस्क पे ही बैठा दिया, वो डिस्क ये पूरा एक्स वाई एक्सिस ही घूम रहा है, यानी कि जो हमारा फ्रेम है उसकी एक्सिस ही रोटेट करने लग रही है। तो उस केस में हमारे पास एक स्यूडो फोर्स आएगी रोटेशन की वजह से। और अगर हमारा कोई एक पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलेरेशन ऐसे, तो उस पॉइंट के फ्रेम में बैठते हैं तो उसमें भी हमें एक स्यूडो फोर्स मिलती है ऑब्जेक्ट पे मासेस पे, और एक स्यूडो एक्सेलरेशन हम कहते हैं माइनस ए करके। ऑब्जेक्ट पे एक स्यूडो एक्सेलरेशन माइनस ए मान लेते हैं, और इस केस में हम स्यूडो एक्सेलरेशन जो है ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर मानते हैं उस पॉइंट से जिसके रेफरेंस में हमें उस पॉइंट तक वेक्टर लेते हैं जहाँ पे हमको स्यूडो एक्सेलरेशन निकालनी है, और उस स्यूडो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं मास का स्यूडो फोर्स निकालने के लिए। मतलब ये स्यूडो एक्सेलरेशन जो टर्म बोल रहा हूँ मैं, ये होती एक्चुअली मेरी कहीं नहीं है, ये मैंने बनाई है। लाइक एक्सेलरेशन एक बार लिख लो तो उसके बाद किसी मास से मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्यूडो फोर्स निकल जाएगा। अब ये तो था कि किसी फ्रेम में जाके सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश ये करते हैं हम जनरली कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, या कहीं रोल कर रहा है तो एक पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कोई बॉडी है उसमें कहीं कोई जॉइंट आ रहा है कोई दो बॉडीज़ हैं, तो ये पॉइंट पे भी ध्यान देने वाली बात हो सकती है। तो ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें कि हम सेंटर ऑफ मास पे ध्यान से दे सकते हैं फ्रेम चूज़ करने के लिए। सेंटर ऑफ मास, या ये कोई पॉइंट कॉन्टैक्ट का पॉइंट, या किसी जॉइंट का पॉइंट ले सकते हैं हम। इन सब पे ध्यान दे सकते हैं, और जिसमें ईजी लगे हमको सॉल्व करने के लिए, या जो जो हमें इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत पड़े हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जनरली जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो किसी एक रिजिड बॉडी के लिए होगा। रिजिड बॉडी के लिए, अब रिजिड बॉडी में कंडीशन क्या होती है कि मान लो कोई सा भी मैं एक लाइन ले ले रहा हूँ ए बी सी डी, तो इसका जो ओमेगा आएगा वही ओमेगा इसका भी आएगा। इस पूरी बॉडी में हर जगह पे सेम ही ओमेगा रहेगा। ठीक उस तरीके से अगर बॉडी में इसका अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसका भी अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि हर एक पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट देखूँ बॉडी अल्फ़ा ही एंगुलर एक्सेलरेशन करती हुई दिखाई देगी बॉडी। तो इस पॉइंट का यूज़फुलनेस ये होता है कि मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट अल्फ़ा कैलकुलेट करता हूँ जिसमें मुझे अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई निकलता है, और किसी दूसरे फ्रेम में बैठ के लाइक अल्फ़ा वन मैंने निकाला किसी फर्स्ट एक्सिस के अबाउट, फिर अल्फ़ा टू मैंने निकाला किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट। अब मुझे पता है कि सारे अल्फाज इक्वल हैं, तो इन दोनों को मैं इक्वल करके मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ कुछ और चीज़ें। अब तीसरी चीज़ और इसके अलावा कि जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ, ये तब गलत हो जाएगा जब मास चेंज हो। तो मास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तभी ये एप्लीकेबल है। ठीक इस तरीके से आई इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क भी केवल तब एप्लीकेबल है जब आई कॉन्स्टेंट है अबाउट द एक्सिस, और अगर आई चेंज हो रहा है तो उस केस में टॉर्क, इवन इफ द टॉर्क इज़ ज़ीरो देयर कुड बी सम अल्फ़ा, और ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी तब जैसे कि तब जनरली ऐसा कोई क्वेश्चन जब आता है तो उसमें एंगुलर कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है कि L1 इज इक्वल टू L2, क्योंकि टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी तो L1 इज इक्वल टू L2। अच्छा, टॉर्क अगर ज़ीरो होगी तो L1 इज इक्वल टू L2 हमेशा सही रहेगा, मतलब सारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना ही है। और किसके अबाउट, लाइक मैंने पॉइंट वन के अबाउट टॉर्क वन निकाला है, उसी पॉइंट वन के अबाउट या उस एक्सिस के पॉइंट वन के अबाउट मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जनरली हम क्या करते हैं, टॉर्क हम एक्सिस के अबाउट निकालते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, एंगुलर मोमेंटम भी उसी एक्सिस के अबाउट हम निकाल लेते हैं। पर ध्यान देना कि बेसिक जो कन्फ्यूज़न अगर कभी हो तो पॉइंट के अबाउट निकाल के देखना, और उसके बाद उसको कंपोनेंट में तोड़ के देखना, एक्सिस के अबाउट और एक्सिस के परपेंडिकुलर। क्योंकि बेसिकली ये जो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉइंट से डिफाइन होती है, ये भी पॉइंट से डिफाइन होती है, किसी एक एक्सिस के अबाउट नहीं होती मेनली। बाकी हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट डिफाइंड है, तो टॉर्क भी हमने एक्सिस के अबाउट ही ले ली है। एक तो ये चीज़ होगी कि अल्फ़ा हमारा सेम रहेगा,
ओमेगा हमारा सेम रहेगा। और आई अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क का कंडीशन और लिमिटेशन पता हो गया कि ये कांस्टेंट हो कांस्टेंट नहीं हो, वो देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा मोमेंटम कंजर्वेशन पॉइंट के अबाउट होता है, तो पॉइंट हमको चूज़ करना पड़ेगा जिसके अबाउट टॉर्क ज़ीरो हो। अगर टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो देन एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड अबाउट द ए कांस्टेंट। ठीक उस तरीके से हमारे पास लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमें पॉइंट चूज़ करना पड़ता है और फ्रेम भी चूज़ करना पड़ता है, ना केवल पॉइंट चूज़ करना होता है, पॉइंट किस फ्रेम में है। अब पॉइंट हो सकता है कि एक्सेलरेट करता हुआ ले लिया मैंने, पॉइंट हो सकता है कि मैंने, अब पॉइंट को भी लेने के दो तरीके से सकते हैं। पॉइंट में मान लो कि ये एक्सेलरेशन कर रहा है, वी वेलोसिटी पे है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया है, इसका एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा कि ये घूम नहीं रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा मैंने केस लिया कि पॉइंट अभी भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, लेकिन अब की बार मैंने ये किया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन में पॉइंट के अबाउट मैंने कहा कि ये घूम भी रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो घूमता हुआ भी कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ और बिना घूमता हुआ भी ले सकता हूँ। अगर घूमता हुआ लिया तो उस हिसाब से और मेहनत आसान भी हो सकती है या मुश्किल भी हो सकता है, तो वो सोचने की बात है खुद पे कि करने को कैसे भी कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। बस स्यूडो फोर्स जो लग रही है उसका ध्यान से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से, गलत नहीं लगा देना कुछ। अब ये तो हो गया कि मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम। और एक मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, उसके लिए हमको पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसमें फ्रेम से मतलब होता है, सेम फ्रेम में सेम मोमेंटम रहेगा। अब फ्रेम का मतलब ये है कि सेम वेलोसिटी वाला फ्रेम और एक्सेलरेट नहीं करना है, वेलोसिटी उसकी फिक्स रहनी चाहिए, ऐसा फ्रेम, उसके अबाउट जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, लीनियर वाला मोमेंटम। और क्या कहते हैं कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम हमको नहीं लेना है जब लीनियर एंगुलर मोमेंटम हमको कंजर्व करना होगा, या आप ले भी सकते हैं, बस उसमें क्या होगा कि मोस्टली चांस ये रहेगा कि अगर तुमने एक्सेलरेटिंग फ्रेम लिया तो टॉर्क मुश्किल होगा ज़ीरो होना, लेकिन हो भी सकता है, हो भी सकता है कि टॉर्क ज़ीरो हो जाए, तो वो अलग बात है। अगर टॉर्क ज़ीरो हो जाता है तो अच्छी बात है, वही वाला फ्रेम यूज़ कर लो चाहे एक्सेलरेट कर रहा हो या नहीं। एंड इसके अलावा हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन जो थी, v2 विथ 1 एंड डिवाइड बाय u21, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब क्योंकि इन दोनों का साइन अपोजिट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए एक निगेटिव साइन लगा दिया। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें तब यूज़ होता है जनरली जब इन इलास्टिक कॉलिजन होता है, इन इलास्टिक में अगर इलास्टिक हो गया फुल्ली तो ई इक्वल टू 1 हो जाएगा, उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं कई केसेस में। और अगर ई इलास्टिक कोलिजन ना हो, ई इक्वल टू 1 ना हो, इन इलास्टिक हो, तो उस केस में इसमें जाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हम नहीं लगा सकते। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी लेकिन काइनेटिक वाला पार्ट जरूरी नहीं कंजर्व, वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इस वाले डेफिनेशन से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन हम दे सकते हैं, वो वाला बना सकते हैं। ये अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट जो था इक्वल वाला, इससे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उससे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। और इसके अलावा और अगर हमें कोई न्यूमेरिकल कोई एक्सप्रेशन वगैरह अगर मिल गया हमको वेलोसिटी का, अल्फ़ा का या ओमेगा का, तो कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह करके हम वहाँ से एक्सेलरेशन या अल्फ़ा वगैरह कुछ निकाल सकते हैं। दैट्स इट। इस तरीके से कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मिल सकते हैं। और कुछ केसेस मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ये एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे रोल करते हुए इस तरफ जा रही है, इस तरीके से रोल करते हुए, ये मान लो कितना हाइट पे है, ये रेडियस आर है, ये हाइट एच है, तो मान लो कि एच हाइट जो है ये रेडियस से कम है, तो ये बॉल जब आएगी तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी और इसका सेंटर ऊपर नहीं होगा। तो जैसे ही ये बॉल आ रही है, सबसे पहले ये रोल करते हुए जाएगी और यहाँ पे जैसे ही टच करेगी तो इसका जो रोटेशन वाला पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जैसे ही वो टच करता है, हमको तब क्या करना है, जैसे ही इस पॉइंट पर टच करेगा हमको टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, पता करने के लिए कि क्या ये ऊपर जा पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले ग्रेविटी इस तरफ टॉर्क लगाएगी और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से कुछ फोर्स लग रही होगी एन एक्स एन वाई, क्योंकि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसका वेक्टर आर, उससे जो आर वेक्टर निकलेगा वो ज़ीरो बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस का टॉर्क ज़ीरो होगा।
यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग सकती है, फ्रिक्शन इस तरफ या इस तरफ, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो प्रोबेबली फ्रिक्शन जो है हमारा इस तरफ अगर लग रहा है तो एक तो ये हमको दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एक तो हमको ये इस तरफ रोटेशन देगा, टॉर्क देगा, और ग्रेविटी हमको इस तरफ टॉर्क देगी। तो जो भी वैल्यू बढ़ जाती है हमारे पास उस पर डिपेंड करेगा कट नेट टॉर्क हमारे की तरह। और नेट टॉर्क अलग चीज़ है, नेट टॉर्क की बात बाद में, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये पॉइंट वेलोसिटी में है और ये बॉडी पूरी किसी ओमेगा में है, तो अगर ये इस पॉइंट पे आती है और हिट करती है तो ये ओमेगा है, और इस पे लगने वाली कुछ नेट टॉर्क होगी, हो सकता है इस तरफ लग रही हो या इस तरफ लग रही हो, प्रोबेबली इस तरफ ही लगेगी क्योंकि ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा अफेक्टिवली उसको नीचे की तरफ गिरा रही होगी, चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ओमेगा है ये इसको इस तरफ घुमाने, ये ओमेगा क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे हम फ्रिक्शन लगा देते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में तो धीरे धीरे करके स्लो होने लगता है। ठीक इस तरीके से इसके पास ओमेगा इस तरफ और टॉर्क मान लो इस तरफ है, तो धीरे धीरे करके ये ओमेगा स्लो होने लगेगा। ये स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, तो हमको पता करना है, वो इंटीग्रेशन वगैरह होगा, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। इतना समझ लेना कि ये इस तरीके से स्लो होता हुआ जाएगा। थीटा कितना चेंज होगा वो ओमेगा पर डिपेंड करता है, ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, और ओमेगा जो है वो विथ टाइम चेंज होता रहेगा क्योंकि इसमें टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क लगेगी तो ओमेगा चेंज होगा। तो जो डी थीटा जो एंगल जिसने रोटेट किया होगा वो इस तरीके से निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करके। अब इन सब चीज़ों के बाद और भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मैंने उंगली ली अपनी और एक होप लिया कुछ, उसको मैंने ऐसे करके रोटेट करना शुरू कर दिया कोई रिंग विंग बना के, तो उस केस में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पूरा डिस्क है वो रोटेट किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है। जैसे कि जब ये मेरे इस साइड में कांटेक्ट पे रहेगा तो ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा कांटेक्ट में, और ये बॉडी हल्की सी रोटेट करेगी, तो हर एक इंस्टेंट पे जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पॉइंट होगा, और उसके अबाउट ये हल्का सा रोटेट करता हुआ दिखेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक इतनी बड़ी रिंग बना ली मैंने, अब इस पर मैंने उंगली डाल दी और मैं इसको घुमा रहा हूँ इस तरीके से, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा हमारे पास किसी एक इंस्टेंट पे, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन वगैरह लग रही होगी, अप डाउन जो भी है। मान लेते हैं कि फ्लैट सरफेस पे रख के, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख के हम इसको इसे घुमा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे कुछ फोर्स लग रही होगी, एंड हम कुछ पुल भी कर रहे होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, छोड़ो दूसरा देखते हैं कुछ। और क्या ही है हमारे पास, जैसे कि रोलिंग वाला केस है। अब रोलिंग वाले केस में कैलकुलेशन तो मैं बता सकता हूँ कैसे करना, हालांकि वो तुम्हें करना नहीं होगा। अगर ये बॉडी है मेरे पास, अगर ये प्योरली रोल कर रही है तो ये वाला जो पॉइंट है इसका, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि प्योरली रोल कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट मूव नहीं करेगा। जब ये कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट होगा वो मूव नहीं करेगा, वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगेगा, फिर नीचे आएगा, रुक जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा, फिर इस तरीके से ये पॉइंट मूव करता है सरफेस वाला। अंदर का कोई पॉइंट देखेंगे तो ये ऐसे करके मूव करेगा, लेकिन जो बाहर वाला पॉइंट है वो इस तरीके से, एकदम एक्सटीरियर वाला पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा सर्कल का। और ये जो डिस्टेंस कवर करता है बॉडी, वो भी हमको शायद याद कर लेनी चाहिए कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना दूर जाएगा, और एक कंप्लीट रोटेशन में इस पॉइंट की डिस्टेंस कवर क्या होगी वो पता कर सकते हैं हम। ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। और इसके अलावा हम मान लेते हैं कि अगर ये बॉडी प्योरली रोल कर रही है तो उस केस में हमको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, और स्टैटिक में हमें फिक्स वैल्यू पता नहीं होती, एक रेंज होती है स्टैटिक में, कुछ भी पॉसिबल है। तो वो वैल्यू फ्रिक्शन की निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना अल्फ़ा वाला कॉन्सेप्ट, तो हमको क्या करना है, एक सेंटर ऑफ मास का फ्रेम लेना और एक इसका फ्रेम लेना है। दोनों ही फ्रेम में हमको अल्फ़ा का इक्वेशन निकालना है टॉर्क से, और दोनों ही अल्फ़ा को इक्वेट कर देना, तो वहाँ से हमको फोर्स की इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स की इक्वेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू है वो तो सीधा
एन मल्टीप्लाइड बाय म्यूएस होती है। वो तो लिमिटिंग वैल्यू होती है कि उतना हम क्रॉस कर देंगे तो स्लिप कर जाएगा। लेकिन मज़े की बात ये होगी कि ये जो बॉडी है वो ये जो बॉडी है मतलब इस पे जो फ्रिक्शन है ना वो इतनी वैल्यू पहुँचेगी ही नहीं। उससे पहले ही मतलब कि बहुत आसानी से ये मूव कर सकता है। फ्रिक्शन यहाँ पे जनरली अगर मैं ब्लॉक लगाता हूँ तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है। कोई बॉडी अगर रोल कर सकती है उसमें कम फ्रिक्शन लगती है जनरली। और उसका फैक्टर वगैरह एक इक्वेशन भी आता है। अब ये तो मैक्सिमम वैल्यू थी स्लिप ना करे उसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू जो है इससे थोड़ी कम ही रहेगी और रोल करता हुआ जाएगा। अब कितनी वैल्यू हो तो हमें अलग से चेक करनी पड़ेगी। अब उसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम स्लिप ना करने से पहले वाली वैल्यू पूरी वो थोड़ी मेरे ख्याल से कम होगी इससे, हो सकता है। एंड या कुछ और भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उसका कुछ अलग इक्वेशन होता है, मैक्सिमम लिमिट उसकी ये नहीं होती। अच्छा, दूसरे केस ये हो सकता है कि अगर ये स्लिप करने लगे, जब ये स्लिप करने लगेगा तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। अगर ये बॉडी स्लिप करती है तो स्लिप कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसका कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा ए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से स्लिप कर रही है। जब ये अगर देखो सोचना कैसे, हमने इसको रिलीज़ किया तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो अगर ये स्लिप कर रहा है तो वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ज़ीरो हो जाएगी, सॉरी नॉन ज़ीरो हो जाएगी। ये पूरा बोर्ड सिस्टम हमारा ग्राउंड फ्रेम जो है हमारा ज़ीरो वेलोसिटी पे है। तो अगर ये स्लिप करना शुरू कर जाता है तो वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो जाएगी। और हमने ज़ीरो से शुरू किया था तो नॉन ज़ीरो हो गया, तो मतलब एक्सेलरेशन है बॉडी में। और इस बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसमें ये जो कांटेक्ट वाला पॉइंट होगा। अब हमको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, लेट्स से इसको पी कह देते हैं, तो उसका जो पी है उसका एक्सेलरेशन वैल्यू कांस्टेंट रहेगा इस केस में। ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पी पॉइंट इज़ कांस्टेंट। जो भी पॉइंट हमारा कांटेक्ट में आएगा वो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अब हमको ध्यान एक चीज़ और रखनी है कि जब बॉडी रोल करती है, ये हमारा सरफेस है, ये पी पॉइंट है, तो हम स्मॉल डी टी टाइम के बाद में ये बहुत ही हल्का सा मूव करता हुआ हम इसको मानेंगे। तो ये हल्का सा जब मूव करता है तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ये पी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो उस डी टी टाइम के लिए पी पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा। बाद में वो मूव कर जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है समझना, लेकिन हम इसी तरीके से इसको करते हैं। ए पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब हमको मानना है कि इसकी जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में वो ए पी मान लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इस पॉइंट के फ्रेम में जाके बैठ जाना है। तो सीडो फोर्स लगेगी इस पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास पे, एम टाइम्स ए पी करके। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरफ लगेगी एम जी करके। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली इस फ्रेम में बैठ के सॉल्व करना है फॉर द अल्फ़ा। फिर हम एक बार इस पॉइंट के फ्रेम में बैठेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे फॉर द अल्फ़ा। हो पाए तो अगर दोनों वैल्यू मिल जाती तो इक्वेट कर देंगे, और अगर दैट्स इट। इस फ्रेम के हिसाब से अगर मैं ए पी वाले फ्रेम में बैठूँगा ना तो होगा क्या एक्चुअली में, अभी ये बॉडी जो है रोल भी कर रही है और साथ में स्लिप भी कर रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब मैं इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ जाऊँगा, मतलब कि ए पी तो मुझे लेना ही है, साथ में उसका बी पी भी लेना है। जिस वेलोसिटी पे जा रहा है और जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो दोनों ही मुझको लेना है। तो जब मैं उस फ्रेम में बैठूँगा तो मुझको ये बॉडी एक पॉइंट के अबाउट रोल करता हुआ दिखेगा, स्लिप करता हुआ नहीं दिखेगा। जब मैं इस फ्रेम में बैठूँगा तब मुझको ये बॉडी केवल प्योरली रोल करता हुआ दिखेगा। अब जब ये प्योरली रोल करता हुआ दिखेगा, मुझे बस स्यूडो फोर्स ऐड कर देनी है और पुराने वाले तरीके से सोल्व कर लेना है जैसे किया था मैंने प्योर रोलिंग वाले केस में। कुछ अंतर बचेगा नहीं। इस फ्रेम में जाने से फ़ायदा ये होता है कि मुझको बॉडी प्योरली रोल करता हुआ दिखाई देगा, बस मुझको स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड इसके अलावा एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कोलिजन वगैरह होता है। तो कभी कोलिजन होता है तो सिस्टम हमें क्या चूज़ करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे लगा सकते हैं, जो बेटर लगे उस पे लगाना चाहिए, जिससे हमको कोई इक्वेशन मिल सके, कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकल सके। तो हमको वो कोशिश करनी चाहिए यूज़ करने की। मेनली हमारे आंसर से रिलेटेड होना चाहिए। और इसके अलावा हाँ,
अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक ये है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर खोखला है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक पानी भर दिया एकदम फ्रिक्शनलेस, एकदम फ्रिक्शनलेस, मतलब कि ये सिलेंडर घुमा दो तब भी पानी घूमेगा नहीं। तो इस केस में होगा क्या, अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगाऊँ और यहाँ पे लेट्स से कि फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो प्योरली रोल करेगा। उस केस में अगर मैं पूछूँ कि इसका अल्फ़ा क्या होगा बॉडी का, तो मैं इस पॉइंट के आउट कोशिश कर सकता हूँ या इस पॉइंट के आउट कोशिश कर सकता हूँ निकालने की। तो इस पॉइंट के आउट ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये फोर्स हमको मिल जाएगी और फ्रिक्शन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरफेस पे फ्रिक्शन भी लग रही होगी। ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि टॉर्क हमें इस तरफ लेनी है। तो इस फोर्स की वजह से ये 2R/F करके जो टॉर्क लग रही है इस डायरेक्शन में, ये तो टॉर्क होगी। अब हमको पता है आई अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आई हम कैलकुलेट करेंगे वो किस सेंस में कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास कोई मास होता है, ये मास है हमारे पास, तो इसकी एक्सेलरेशन को अपोज़ करने वाला फैक्टर, इस बॉडी की एक्सेलरेशन को अपोज़ करने वाला फैक्टर क्या है, इसका मास। जितना ज़्यादा मास होगा किसी फोर्स के लगने पे उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा, तो इसका मास उसको अपोज़ कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मास और रख दूँ और अब मैं कहूँ कि इसका एक्सेलरेशन ए होगा, क्या होगा कुछ, तो ये वाले मास का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक उस तरीके से मतलब इस वाले मास का इस वाले मास के एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका कोई रिलेशन ही नहीं इससे। ये इस फोर्स लगाने वाले को या इस मास को रोक ही नहीं रहा है। ठीक उस तरीके से जब हम इनर्शियल की बात करते हैं, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो जब हम टॉर्क लगाते हैं तो इसको एक अल्फ़ा मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बॉडी है I1, जिसका कुछ I1 हमने कैलकुलेट किया मान लेते हैं, लेकिन वो I1 जो है वो टॉर्क को कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, वो घूम ही नहीं रहा है, वो घूम ही नहीं सकता है। आई का काम है उसकी टॉर्क को कंज्यूम करना, घूमना। अगर वो घूमने वाला फैक्टर नहीं बन रहा है ना, टॉर्क नहीं ले सकता, तो उसका आई अल्फ़ा से कोई रिलेशन रखेगा ही नहीं। जैसे कि मास है, अगर वो एक्सेलरेशन ले ही नहीं, अगर वो फोर्स ले ही नहीं रहा है तो वो एक्सेलरेशन का कोई चक्कर रखेगा ही नहीं। ठीक उस तरीके से अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख रहे हैं वो टॉर्क ले ही नहीं सकता, तो उसका अल्फ़ा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक उस तरीके से यहाँ पे जैसे कि इसमें मैंने कहा था, ये एक सिलेंडर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है एकदम। जैसे कि फ्लूइड में मैंने एक लाइन लगा दी ए बी करके, तो भले ही मैं इसको घुमा दूँ, ये ए बी लाइन वैसी की वैसी रहेगी। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो हिस्सा वो तो घूम ही नहीं रहा, वो टॉर्क ले ही नहीं रहा। तो जब ये टॉर्क नहीं ले रहा है, तो जब मैं इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे मेरे लिए किस तरह का होगा, मेरे लिए ये रोटेट नहीं कर रहा। जब ये रोटेट नहीं कर रहा तो ये पूरी बॉडी एक तरीके से मेरे लिए नॉन रोटेटिंग हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी बॉडी यहाँ पे एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। इसके रोटेशन वाला पार्ट जो जो आईसीएम होता है ना, ये बॉडी के रोटेशन वाले पार्ट से आता है। अब क्योंकि ये रोटेट कर नहीं रहा है तो इसका आईसीएम 0 ले लेंगे हम। अब केवल ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो हम केवल इस फ्लूइड का मास लेट से एमएफ ले लेते हैं। तो हम इसका मोमेंट ऑफ, इस पूरी बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो एमएफ इनटू ये आर हो जाएगा। लाइक डिस्टेंस पे जब हम लेते हैं तो फिर इस तरीके से डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, प्लस का आईसीएम इसका तो ज़ीरो है ही, तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पूरी बॉडी का, क्योंकि जब टॉर्क लगा रहे हैं तो ये बॉडी रोटेट कर रही है, टॉर्क ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का आईसीएम लगेगा नॉन ज़ीरो लगेगा। तो इसका आईसीएम जो है लेट्स से कि उसका आईसीएम 1 बोल देते हैं। फिर उसके बाद इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, उसको अगेन शिफ्ट करेंगे। इसका मास लेट्स से एम डिस्क मान लेते, एम सी मान लेते हैं, सिलेंडर इनटू आर स्क्वायर। इस तरीके से हम इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे टॉर्क से, तो हमको मिल जाएगा 1/अल्फ़ा। इस तरीके से आई अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क। तो इस तरीके से हम इसमें सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसमें जो ये फ्लूइड है अगर वो फ्रीज कर दूं, मैं इसको बर्फ़ बना दूं, तो उस केस में क्या होगा कि जब भी मैं इसको टॉर्क लगाऊंगा तो ये भी घूमेगा, तो वो टॉर्क तो वो भी कंज्यूम करेगा। तो उस केस में आई सी एम इक्वल टू 0 मैं नहीं कह सकता। उस केस में आई सी एम ऑफ 2 भी मुझको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टॉर्क कंज्यूम कर रहा है। उस हिसाब से हमको मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब वही है कि वो टॉर्क चीज़ कोई ले रही है, उसको हमें लिखना है, वही चीज़ कंज्यूम करेगी। लाइक ये इक्वेशन है, टॉर्क
मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क को कंज्यूम करता है और आउटपुट में अल्फ़ा देता है, इस तरीके से कह सकते हैं। अल्फ़ा इज़ द आउटपुट ऑफ टॉर्क प्रोवाइडेड ऑन ए बॉडी। और अगर किसी बॉडी पे टॉर्क इनफाइनाइट हो जाए या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाए, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, तो अल्फ़ा उसका इनफाइनाइट चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम टॉर्क लगाते हैं तो बॉडी पूरी तरीके से टेंड करती है रोटेट करने की, एक्सेलरेट करने की, एंगुलर एक्सेलेरेशन, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको रोकता है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क नहीं ले सकता तो वो रोकेगा नहीं, तो बॉडी फ्रीली घूम जाएगी। और ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू FIM होता है। अगर मास ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट चली जाएगी फोर्स लगाने पे। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स लगाने पे बॉडी की टेंडेंसी है एक्सेलरेट करने की इन्फिनिटी तक, मतलब जितना पॉसिबल है चला जाएगा वो, जितना वो टेंड करा सकते हो। लेकिन मास क्या है, उसको एक्सेलरेट करने से रोकता है। ठीक इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको एंगुलर एक्सेलरेशन करने से रोकेगी। वो भी रोकेगी भी तब जब वो कंज्यूम कर सके उस टॉर्क से वो किसी तरीके से रिलेट कर सके। अदरवाइज़ अगर वो टॉर्क लग ही नहीं सकती उस बॉडी पे, अगर वो टॉर्क लग ही नहीं सकती बॉडी पे, तो अल्फ़ा भी नहीं होगा और आई भी नहीं होगा। मतलब जब टॉर्क नहीं लगेगी तो तीनों में से कुछ नहीं होगा, सब बेकार है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो टॉर्क था, सॉरी, हाँ, ये बॉडी अंदर का फ्लूइड जो है उसका अल्फ़ा नहीं था और उसका ICM भी नहीं था। आई हो सकता है, देखो आई हो सकता है नेट वाला, लेकिन ICM नहीं होगा। ICM की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। बाकी नेट के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यूज़ कर सकते हैं, बाकी और कुछ है नहीं, बस सिंपल है, बस खत्म। एंड इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और होती है कि कोई बॉडी अगर फ्रीली है हमारे पास इस तरीके से, इसका एक सेंटर ऑफ मास है, इसका कोई सेंटर ऑफ मास है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई बॉडी फ्री है तो उस पर अगर मैं कोई टॉर्क लगाता भी हूँ, कोई टॉर्क लगाता हूँ मैं, टॉर्क तो इस तरीके से लिखेंगे हम, वो तो फोर्स आएगी इस तरीके से एरो में। टॉर्क लगाता हूँ मैं किसी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में, तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी की टेंडेंसी है कि उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा, अगर वो फ्री है बॉडी। अगर उसको मैंने किसी हिंज से जोड़ दिया तो उस हिंज के अबाउट रोटेट करेगा, लेकिन अगर फ्री बॉडी है तो फिर वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन कोई कोई ऐसे केस बना सकते हैं हमारे पास कि दो बॉडी ले लिए और उनको हिंज से जोड़ दिया, तब ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसका अलग मैटर हो जाएगा फिर। लेकिन अगर एक सिंगल बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास है, टॉर्क लगा दिया हमने, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा और सेंटर ऑफ मास केवल उसका लाइक टॉर्क लगा के हमने छोड़ दिया तो बॉडी किस तरीके से चलेगी, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हो सकता है किसी वेलोसिटी से, और बॉडी इसके अबाउट रोटेट करेगी। ये पॉइंट हमेशा स्ट्रेट चलता चला जाएगा, ये नहीं घूमेगा, इस तरीके का पाथ नहीं लेगा ये पॉइंट सीधे जाएगा आफ्टर द टॉर्क इज रिमूव्ड, लगा के छोड़ दिया हमने। लेकिन अगर हमारे पास हिंज है, फिर उसके बाद अगर हमने इस पर टॉर्क लगा दिया और इसको छोड़ दिया हमने, तो ये जो पॉइंट है ऐसे घूमेगा, ये यहाँ पे हमारा हिंज है तो फिर ये इस तरीके से घूमेगा। लेकिन अगर ये हिंज हटा दिया तो इसको छोड़ दिया तो फिर ये पॉइंट सीधे जाएगा और ये बॉडी घूम रही होगी इसके अबाउट, पॉइंट के अबाउट, दैट्स इट। और अगर कोई इम्पल्स लग रहा है तो इम्पल्स की वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ एंगुलर मोमेंटम का चेंज आएगा, और एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज आएगा, अब वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, किस पॉइंट के अबाउट हम इम्पल्स और टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी के अबाउट हम सब अप्लाई करेंगे जो भी इक्वल एंगुलर मोमेंटम वगैरह है। बाकी मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, बस ध्यान रखना कि सीडो फोर्स वगैरह पहली बात तो ध्यान से लगाने, बस।